नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वर्ष 1947 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 486 पुरावशेषों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत दुर्लभ रोगों की 6 नई श्रेणियां जोड़ी गईं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण पर नया डेटा जारी किया। मणिपुर सरकार विद्रोही समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से पीछे हट गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने इंडिया एआई रोड मैप का मसौदा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम पर आधारित स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना सुरक्षित नहीं है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्ष 1947 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 486 पुरावशेषों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये खबर बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा मेंस के लिहाज से आप लोग देखिएगा। पुरावशेषों को पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 यानी आटा के तहत परिभाषित किया गया है। पुरावशेष के अंतर्गत सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, पुरालेख और कला या शिल्प कौशल से जुड़ी कोई अन्य कृति, किसी भवन या गुफा से अलग किया गया कोई भाग, वस्तु या कोई चीज शामिल है। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन शुरू किया गया था। इसे AATA यानी आटा के तहत परिभाषित पुरावशेषों का एक डेटाबेस तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन ने अब तक 3,52,000 पुरावशेष पंजीकृत किए हैं। सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और रोकने के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 की भारत द्वारा अभिपुष्टि की गई है। यूनेस्को कन्वेंशन सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के निषेध और रोकथाम संबंधी उपाय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत में आटा बिना लाइसेंस के ऐसे पुरावशेषों के निर्यात को फौजदारी अपराध के अंतर्गत रखता है। ऐसे पुरावशेषों के निर्यात के लिए ASI लाइसेंस प्रदान करता है। बिना जानकारी वाले पुरावशेषों की श्रेणियों में शामिल हैं ऐसे पुरावशेष जिन्हें स्वतंत्रता से पहले भारत से बाहर ले जाया गया था, ऐसे पुरावशेष जिन्हें स्वतंत्रता के बाद और आटा 1976 के लागू होने से पहले देश के बाहर ले जाया गया था, और ऐसे पुरावशेष जिन्हें अप्रैल 1976 के बाद देश से बाहर ले जाया गया था। पुरावशेषों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत कर द्विपक्षीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें वापस लाने का अनुरोध किया जा सकता है। इसमें यूनेस्को कन्वेंशन की भी मदद ली जा सकती है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत दुर्लभ रोगों की नई 6 श्रेणियां जोड़ी गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ दुर्लभ बीमारियों को NPRD 2021 में शामिल किया है। ये बीमारियां हैं लारून सिंड्रोम, विल्सन रोग और हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ रोगों को प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम व्यक्ति में प्रसारित दुर्लभ करने वाले आजीवन रोग या विकार के रूप में परिभाषित करता है। दुर्लभ रोगों की संख्या 7000 से 8000 के बीच है और इनमें से लगभग 95% रोगों का कोई प्रमाणित इलाज उपलब्ध नहीं है। NPRD का उद्देश्य व्यापक निवारक रणनीति के माध्यम से दुर्लभ रोगों के नए मामलों और आबादी में इसके प्रसार को कम करना है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें रोगों का 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकरण किया गया है। समूह 1 के तहत ऐसे रोग हैं जो एक बार के उपचार से ठीक हो जाते हैं। समूह 2 में ऐसे रोग हैं जिनका लंबे समय तक या फिर आजीवन उपचार चलता रहता है, हालांकि उपचार की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है। और समूह 3 में ऐसे रोग हैं जिनके लिए निश्चित उपचार तो उपलब्ध हैं, लेकिन उपचार के लिए उपयुक्त रोगी का चयन चुनौतीपूर्ण कार्य है। उपचार में सरकार के सहयोग की बात करें तो समूह 1 के रोगों के उपचार के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें समूह 2 के तहत सूचीबद्ध रोगों से ग्रसित मरीजों की सहायता कर सकती है। अलग अलग स्तरों पर इसकी रोकथाम की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर रोकथाम के लिए दुर्लभ रोग से ग्रसित बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। द्वितीयक स्तर पर रोकथाम दुर्लभ रोग से ग्रसित भ्रूण के जन्म को रोका जा सकता है। और तृतीय स्तर पर रोकथाम है दुर्लभ रोगों से ग्रसित रोगियों का चिकित्सीय पुनरुद्धार किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्लभ रोगों के लिए शुरू की गई और भी कई पहलें हैं, जैसे कि दुर्लभ रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए NPRD के तहत
उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। ऑर्फेन दवाओं सहित अलग अलग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना शुरू की गई है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आयातित दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्कों और IGST में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण पर नया डेटा जारी किया है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संस्थान संघर्ष, युद्धास्त्र, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कार्य करता है। सिप्री ने जो डेटा जारी किए हैं उनके मुताबिक अमेरिका पिछले 5 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य साजो सामान निर्यातक देश है और इसके बाद रूस और फ्रांस का स्थान आता है। पिछले 5 वर्षों में वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रूस रहा है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर PCS में या फिर UPSC में कई बार पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल हथियार आयात में इसकी हिस्सेदारी में कमी आई है। भारत के और जो शीर्ष आपूर्तिकर्ता हैं उनमें फ्रांस, अमेरिका और इजराइल हैं। वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई थी। इसके प्रमुख कारण जटिल खरीद प्रक्रिया, हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के प्रयास और आयात की जगह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास है। रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए जो पहलें की गई हैं उसके मुताबिक रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से रक्षा उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार समय समय पर सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अधिसूचना जारी करती है और इसमें सूचीबद्ध सैन्य सामग्रियों के एक निश्चित समय सीमा के बाद आयात पर प्रतिबंध होता है। स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा भारतीय उद्योग द्वारा रक्षा सामग्रियों के स्वदेशीकरण को सुविधा प्रदान करने के लिए सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में है और दूसरा तमिलनाडु में है। इसके अलावा मिशन डेफ स्पेस और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना की भी शुरुआत की गई है। मणिपुर सरकार विद्रोही समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते से पीछे हट गई है। अब ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो है वो एक त्रिपक्षीय समझौता है। इस पर वर्ष 2008 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 2 अम्ब्रेला विद्रोही समूहों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य तीनों के बीच राजनीतिक वार्ता शुरू करना था। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट 2 अम्ब्रेला समूह हैं। दरअसल पूर्वोत्तर में विद्रोह और हिंसक घटनाओं के कई कारण रहे हैं। अगर हम देश के नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर बाहर से बड़ी संख्या में लोगों के आने से एक तो स्थानीय पहचान के लुप्त हो जाने का खतरा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वहाँ पर अलग अलग निर्जातीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिस वजह से उनके बीच में आपसी प्रतिद्वंद्विता हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि अक्सर वो ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसके अलावा खराब कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के सीमित विकास की वजह से अवसरों की संख्या कम है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पूर्ण रूप से घेराबंदी नहीं होने से आना जाना आसान है और इसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग, अवैध तस्करी, जिसमें कि पशुओं की तस्करी, वन्य जीवों की तस्करी, इस तरह की घटनाएं हमेशा एक तरीके से एक संघर्ष की स्थिति पैदा करती हैं वहां पर और दुर्लभ स्थलाकृतियों की वजह से इन पर सख्त निगरानी रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की उपस्थिति और उनकी कार्रवाइयों से जुड़े मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की वजह से मुख्य धारा से अलगाव की भावना बढ़ती है। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित हिंसक घटनाओं में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन योजना, कृषि निर्यात जोन, राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहलों के माध्यम से पूर्वोत्तर को आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का शुभारंभ किया गया है। उड़ान 4.0 योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता, मैत्री सेतु पुल जैसी स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलें शुरू की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र और समग्र विकास के लिए उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी PM डिवाइन योजना शुरू की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसपा को धीरे धीरे हटाया जा रहा है।
और आइए अब अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने इंडिया एआई रोड मैप का मसौदा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इंडिया एआई भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप समुदाय के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान को बढ़ावा देने और साधनों की प्राप्ति में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये माइटी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम का एक संयुक्त उद्यम है। इसे एआई और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एकल केंद्रीय नॉलेज हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो समस्या समाधान के लिए कंप्यूटर विज्ञान और मजबूत डेटा सेट्स को आपस में जोड़ता है। इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के उपक्षेत्र भी शामिल हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की संभावना है। एआई के संभावित लाभ और उपयोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। स्वास्थ्य देखभाल में देखें तो एआई से डायग्नोस्टिक, रोगों के शुरुआत में पहचान करने, औषधि अनुसंधान और इलाज आदि में मदद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई के माध्यम से दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित किया जा सकेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का व्यवहारिक उपयोग संभव हो सकेगा। काउंसलिंग और मूल्यांकन को स्वचालित किया जा सकेगा। वहीं कृषि क्षेत्र की बात करें तो एआई सक्षम कृषि रोबोटिक्स, पूर्वानुमान योग्य विश्लेषण, विवेकपूर्ण तरीके से छिड़काव में एआई की मदद आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्षम स्मार्ट ग्रिड, बिजली चोरी रोधी प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा कुशल प्रणाली के विकास, फॉल्ट के पूर्वानुमान आदि में मदद मिलेगी। वहीं कानून प्रवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये फेशियल रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन में मदद करेगा और वित्तीय सेवाओं के मामले में पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने, स्वचालित प्रक्रिया आदि में एआई का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। पर्सनलाइज्ड बैंकिंग में रियल टाइम में विशेष ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवा वितरण को उनकी आवश्यकता के अनुरूप तैयार करना होता है। यानी कि ये एक तरीके की कस्टमाइज्ड बैंकिंग हो गई। मतलब ये हुआ कि बैंक अपनी कस्टमर्स की जरूरत के मुताबिक उनको सेवाएं प्रदान करेंगे। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में देखें तो गुणवत्ता की जांच, इन्वेंट्री का प्रबंधन, रियल टाइम आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और उपकरणों की विफलता के पूर्वानुमान में एआई उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए जो कई कदम उठाए गए हैं उनमें 10 उभरती प्रौद्योगिकियों में आईटी पेशेवरों के कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए माइटी की फ्यूचर स्किल्स प्राइम पहल, देश में एआई आधारित पहलों की रिपोजिटरी के लिए राष्ट्रीय एआई पोर्टल, युवाओं के लिए एआई के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति। इसके अलावा भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम पर आधारित स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना सुरक्षित नहीं है। सीओएआई ने विद्युत मंत्रालय से सिफारिश की है कि वो स्मार्ट ग्रिड मीटर के लिए लाइसेंस युक्त स्पेक्ट्रम बैंड का उपयोग करे। संचार आवश्यकताओं के लिए बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम को एक किफायती और बाधा रहित विकल्प माना जाता है। वर्तमान में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और डेटा अधिग्रहण डिवाइस तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशंस के लिए बिना लाइसेंस के 865 से 868 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करने की अनुमति है। सीओएआई ने तर्क दिया है कि बिना लाइसेंस वाले फ्रीक्वेंसी बैंड की अनुमति देने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सख्त अनुपालन या निगरानी आवश्यकताओं के अभाव में अति महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। ये प्रणालियों को सुभेद्यताओं, खतरों और साइबर घुसपैठ के प्रति अधिक संवेदनशील बना देगा। स्मार्ट मीटर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान का हिस्सा है। ये दिन के अलग अलग समय में उपभोक्ताओं के बिजली उपयोग को रिकॉर्ड करता है और इसे ऊर्जा उपयोगकर्ता को भेजता है। इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी मैश टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। ये एक ओवर द एयर संचार तकनीक है और वाईफाई की तरह काम करती है। स्मार्ट मीटरिंग के लाभ ये हैं कि ये ग्राहकों के लिए बिजली के उपभोग पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद करती है। ये बेहतर शिकायत प्रबंधन, प्रणालीगत स्थिरता, पारदर्शिता आदि के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि स्तर में वृद्धि करती है। वहीं डिस्कॉम्स के लिए अगर स्मार्ट मीटरिंग की बात करें तो ये समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी करती है। ये वित्तीय स्थिति में सुधार करती है, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, बिल भुगतान प्रक्रिया को सहज बनाती है और बिलिंग में सटीकता सुनिश्चित करती है। स्मार्ट मीटरिंग के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि एकीकृत विद्युत विकास योजना और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण सहायता दी जाती है। पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने के लिए राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग संबंधी प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। दोहा कार्य योजना। हाल ही में अल्प विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो दोहा कार्य योजना पर केंद्रित है। दोहा कार्य योजना एक 10 वर्षीय योजना है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व के 46 सर्वाधिक सुभेद्य देशों को वापस ट्रैक पर लाना है। दोहा कार्य योजना में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें निर्धनता उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जुटाना आदि शामिल है। अगला टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आईएफसी का दर्जा प्रदान किया है। आईएफसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जमा स्वीकार नहीं करने वाली एक ऋणदाता कंपनी है। इस कंपनी की कुल परिसंपत्ति का कम से कम 75% हिस्सा अवसंरचना ऋण के रूप में वितरित होता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो ऋण लिया जाएगा वो इसके तहत लिया जा सकता है। तो इसमें परिवहन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक और व्यावसायिक आदि जैसे उपक्षेत्रकों को दिया गया ऋण अवसंरचना ऋण माना जाता है। साथ ही आईएफसी की न्यूनतम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल, फिच, केयर आदि एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग ए या उसके समकक्ष होनी चाहिए। अगली खबर है शैक्षिक संस्थानों के लिए विज्ञापन के सख्त नियम। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के लिए नए प्रारूप मानदंड प्रस्तुत किए हैं। भारतीय एडटेक बाजार का मूल्य 2025 तक बढ़कर $10.27 बिलियन होने की उम्मीद है। इसका मूल्य 2020 में $2.76 बिलियन था। इस नियम में जो मुख्य प्रस्ताव किए गए हैं उसके मुताबिक संस्थान जॉब प्लेसमेंट या फिर नामांकन पर शैक्षणिक सफलता की गारंटी के बारे में प्रमाण रहित दावे नहीं करता। किसी छात्र की रैंक, उच्च अंक, नौकरी, संस्थानों में प्रवेश आदि की गारंटी देने से विज्ञापनों को तब तक प्रतिबंधित करना जब तक कि इनकी पुष्टि नहीं की गई हो। इसके अलावा विज्ञापनों में अस्वीकरणों यानी कि डिस्क्लेमर्स का फॉन्ट साइज किए गए दावों के फॉन्ट साइज से सुमेलित होना चाहिए। और आइए बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा कौन से समिति की सिफारिश पर दिया गया था, कौन से संशोधन के तहत दिया गया था और ये कौन सी अनुसूची में शामिल है। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की, यानी कि NIRD&PR और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। NIRD&PR ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित एक स्वायत्त और प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। इसे एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये ग्रामीण विकास अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि की क्षमता का निर्माण करता है। अगला टॉपिक है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना योजना मौसम की जानकारी पर आधारित फसल या पशुधन प्रबंधन रणनीतियों और परिचालन में योगदान की दिशा में एक कदम है। इस योजना के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और इसके आधार पर कृषि मौसम संबंधी परामर्श तैयार और प्रसारित किए जाते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रतिपादित किया है। अगला टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के बारे में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने कई तकनीकों का प्रदर्शन किया है। इसमें शामिल है शेषा। ये सुगठित कुंडली के आकार का अपशिष्ट कन्वर्टर है। ये छोटी आवासीय सोसाइटियों, रेस्टोरेंट्स में उत्पन्न होने वाले जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को उसी स्थान पर प्रबंधित करता है। दूसरी तकनीक है रैपिड कंपोस्टिंग तकनीक। ये सेल्यूलोलिटिक फंगी ट्राइकोडर्मा कोनियोजिप्सिस पर आधारित है। इसकी मदद से रसोई के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, बगीचे के अपशिष्ट और मंदिर के अपशिष्ट से खाद बनाई जा सकती है। AIC बार्क की स्थापना अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत की गई है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग की स्पिन ऑफ तकनीक के आधार पर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला टॉपिक है वैगनर ग्रुप। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वैगनर ग्रुप संपूर्ण रूस में कैदियों की व्यवस्थित तरीके से भर्ती कर रहा है। वैगनर ग्रुप एक निजी रूसी सैन्य संगठन है। इसका उपयोग कई देशों में सैन्य अभियानों में किया जाता है।
इस ग्रुप पर येवगेनी प्रिगोजिन का स्वामित्व है और ये इसी के द्वारा वित्त पोषित है। प्रिगोजिन एक व्यवसायी है जिसके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रिगोजिन यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ला पैरोउसे सैन्य अभ्यास ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है। इसमें भाग लेने वाले देशों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। और अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शख्सियत स्वामी सहजानंद सरस्वती की। ये एक सन्यासी के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति समर्पित कर दिया था। इन्होंने बिहार के शाहाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में असहयोग आंदोलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वर्ष 1924 से 1928 तक इनकी गतिविधियां खादी के प्रचार प्रसार और शराबबंदी पर केंद्रित थी। इन्होंने सिमरी में एक खादी बुनाई केंद्र और बेहटा में राजनीतिक और संस्कृत शिक्षण के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का नेतृत्व किया था। इन्हें किसान प्राण के रूप में संबोधित किया गया था। सहजानंद सरस्वती को किसानों का जीवन भी कहा जाता था। इन्होंने पटना से हिंदी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका हुंकार, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स और गया के किसानों की करुण कहानी जैसी पुस्तकें लिखी हैं। इनके व्यक्तित्व में गांधीवादी विचार थे। ये शक्तिशाली आंदोलनकारी, प्रचारक और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्तित्व थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंबोडिया की। यहाँ की राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया में आगामी चुनावों में लोकतंत्र और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ये थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से घिरा हुआ है। इसकी समुद्री सीमा थाईलैंड की खाड़ी से मिलती है। कंबोडिया में एक प्राचीन मंदिर अंकोर वाट स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। कंबोडिया का निचला केंद्रीय जलोढ़ मैदान इसके भू परिदृश्य की एक विशेषता है। ये उच्च भूमि और निचले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदी है मेकांग और सबसे बड़ी झील है टोनले सेप झील। ये दक्षिण पूर्व एशिया की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है और सबसे ऊंची चोटी है कार्डमम पर्वतों में नोम औरल। और अंत में एक स्पष्टीकरण है। 12 और 13 मार्च के अंक में हमने उल्लेख किया था कि समुद्री भागीदारी अभ्यास यानी MPX भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक समुद्री अभ्यास है, लेकिन MPX को जापान, फ्रांस जैसे मित्र देशों के साथ आयोजित किया जाता है। तो आप इसको करेक्ट कर लें। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।